ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है, इट कैन बी expressed as the amount of heat produced in calorie or joule when 1 gram of a substance और substance क्या होता है? fuel is completely burnt or oxidized। तो हम जो कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या होता है? जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो हम कैसे निकालते हैं? ये होता है हमारा हीट ऑफ कंबसन। ये क्या होता है? हीट ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्यूल। ये वाला पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि कैसे हम निकालते हैं किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे मान लीजिए, अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, CH4 मीथेन गैस में होता है। इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, ये आपको बन जाता है CO2 गैस, और साथ में ये होता है 2H2O लिक्विड। क्या होता है? 2H2O लिक्विड। इसमें हमको एक इंफॉर्मेशन दिया है कि व्हेन मीथेन बर्न्स 890.3 किलोजूल per mole of energy is released। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू। क्या निकालना है हमको? फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं आंसर का। हम जा रहे हैं बात करने आंसर। मुझे पता है कि जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होता है, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला हीट ऑफ combustion of fuel divided by atomic weight और molecular weight of fuel।
अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में देखें तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल कितना दिया है 890, ये दिया हुआ है 890.3, और एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल मतलब जो जल रहा है, कौन जल रहा है, मीथेन जल रहा है। तो मीथेन का मास कितना होता है 16, कितना होता है, मीथेन का मास होता है 16। जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये समथिंग आ जाएगा आपका 55.6 किलो जूल। अब आपने डिवाइड कर दिया 16 से, तो ये आ जाएगा आपका पर ग्राम, कितना आ जाएगा ये पर ग्राम। तो ये हमारा हो गया कैसे हम कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। कभी कभी मेडिकल में, आईआईटी में तो नहीं, कभी कभी मेडिकल में ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं टेस्ट करने के लिए कि आपने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन गो थ्रू किया है कि नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक टॉपिक हमारा आता है कैलोरी मीटर, एक हमारा टॉपिक आता है कैलोरी मीटर, कैलोरीमेट्री। इससे हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमेट्री आई मेज़र डेल यू, डेल यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सेकेंडली हम मेज़र करते हैं डेल एच, डेल एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी। अब देखिए हम इन दोनों को मेज़र करते हैं। अब देखिए अगर हम डेल यू की बात करें तो डेल यू को हम क्या बोल सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर हम डेल एच की बात करें तो इसको क्या बोल सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यही हम डेल यू को और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एन सी वी डेल टी। हम डेल एच को क्या लिख सकते हैं, एन सी पी डेल टी। तो जो भी हम डेल एच, एक तो हम ये वाला तो हो गया हम कैसे फार्मूला से मेजर निकालते हैं, और इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलोरी मीटर्स कैलोरीमेट्री से भी क्या करते हैं, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज माय एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ से क्या बोलते हैं हम, डेल एच सॉल्यूशन नॉट, ये हो गया हमारा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of solute is dissolved, when 1 mole of solute is dissolved in large excess of a solvent, so that further addition of solvent does not produce any more heat change, तो ये हमारा हो गया एंथैल्पी। मतलब कुछ भी हम एंथैल्पी का बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बात आ रहा है 1 मोल का। आपको 1 मोल के बारे में फोकस करना है। आप सॉल्यूट को लेके अच्छे खासे अमाउंट सॉल्वेंट में आप डिज़ोल्व कर दो, उसके बाद आप फर्दर चाहे जितना भी सॉल्वेंट इसमें ऐड करो, उसके हीट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
अब इसमें आपका एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है कभी कभी कि व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो इसका याद रखिएगा कि एंथैल्पी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज टेकन जीरो, एंथैल्पी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज टेकन एज जीरो। कितना लेते हैं इसको हम, एंथैल्पी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन को हम हमेशा कितना लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। माय नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जो हम नेक्स्ट जा रहे हैं बात करने वो रहेगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसका सिंबल क्या होता है, डेल एच नॉट एच वाई डी, हाइड्रेशन। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एच वाई डी को बहुत लोग हैदराबाद बोल देते हैं, लेकिन नहीं, गलत है, आपको ध्यान से देना पड़ेगा। ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें भी हम बात करेंगे तो हमें एक मोल का ही आएगा। मतलब आपको अब आइडिया लग गया कि एंथैल्पी कहीं ना कहीं एक मोल के बारे में ही बात होता है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि हम ये बात करेंगे इसमें तो हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे इसको, हम डिफ़ाइन ऐसे करेंगे इसको कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एन एनहाइड्रस, मतलब क्या होता है, सूखा, ऑफ एन एनहाइड्रस और पार्शियली एनहाइड्रस और पार्शियली हाइड्रेटेड, मीन्स थोड़ा थोड़ा गीला, पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट is defined as the enthalpy change is defined as the enthalpy change when 1 mole of it combine when 1 mole of it combine with requested amount of water to form new hydrated stable salt। क्या फॉर्म करने का, न्यू हाइड्रेटेड स्टेबल सॉल्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अगर हम एक एग्जांपल के लिए बात करें तो जैसे मान लीजिए एनहाइड्रस आपने लिए कॉपर सल्फेट सॉलिड, जो सूखा है एनहाइड्रस है, इसमें आपने ऐड कर दिया 5 मोल ऑफ वाटर जो लिक्विड है, ये बन गया हमारा CuSO4.5H2O, ये हो जाएगा सॉलिड। तो यही हमारा क्या बना, 1 मोल बना व्हेन रिक्वेस्टिव अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मिक्स। तो हमारा 1 मोल, और ये जो भी हमारा बना प्रोडक्ट ये स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है। इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और इसको हम चैप्टर 1 में आप लोगों को नाम सिखाए थे, इसी को हम बोलते हैं ब्लू विट्रियॉल। तो क्या बोलते हैं हम, ब्लू विट्रियॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए,
न्यूट्रलाइजेशन का नाम सुनते में पता लग गया कि कहीं ना कहीं एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। अरे हाँ कि ना। तो अगला जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगला क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इसका सिंबल क्या होगा, डेल एच नॉट एन ई यू। ये हो गया हमारा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इसको भी डिफाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक मोल का बात फिर से आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, the enthalpy of neutralization is defined as the enthalpy of neutralization is defined as the enthalpy change is defined as the enthalpy change when 1 mole of H plus in dilute solution, when 1 mole of H plus in dilute solution combines with 1 mole of OH minus to give undissociated water, to give undissociated water। मतलब H प्लस का मतलब हो गया एसिड, OH का मतलब हो गया बेस। मतलब कहीं ना कहीं हमारा H प्लस जो एक्वस फॉर्म में है ये आपको रिएक्ट कर रहा है OH माइनस एक्वस फॉर्म में, और ये आपको दे रहा है H2O लिक्विड। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस रिएक्ट करने के बाद जो सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है। अब इसका सिंबल क्या हो जाएगा, डेल एच नॉट टी आर। इसमें क्या होता है कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, enthalpy of transition is defined as the enthalpy change when 1 mole of one allotropic form changes to another। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। जैसे नेचर में मिला हुआ कार्बन ये आपको ग्रेफाइट, और इससे आपने बना दिया कार्बन डायमंड।
तो अब क्या देख रहे हो कि बोथ द कार्बन आर सेम एलिमेंट एंड डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ ईच अदर। तो इनके कन्वर्सन में जो हमें हीट लगा उसी हीट को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। क्लियर है। चलिए अगला हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्या होता है जब आप कोई भी लैब करते हो तो जो हमारा सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं होता है वो कंटेनर के नीचे जाके सेटल हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इसको अगर सिंबल है तो आप शो कर सकते हो डेल एच नॉट पी पी टी, प्रेसिपिटेट। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज it is defined as the enthalpy change. It is defined as the enthalpy change when 1 mole of a when 1 mole of a ppt is formed। अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल का तो क्या होगा, BaCl2 एक्वस जब रिएक्ट कर रहा है Na2SO4 एक्वस, ये आपको दे दिया BaSO4 सॉलिड प्लस 2 टाइम्स NaCl, ये हो गया एक्वस। अब यही BA सॉलिड यही क्या होगा, जाके नीचे बैठ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो गया, दिस इज़ माई प्रेसिपिटेट। और इसी को करने में जो हमें हीट लगता है उसी हीट को हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, डेल एच नॉट ION, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, it is defined as the enthalpy change when 1 mole of an electrolyte completely dissociates into ions। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें, हमने ले लिया HCl, अब ये पूरा का पूरा टूट जाए H+ एंड Cn-। अब ये पूरा का पूरा टूटने में जो हमें एंथैल्पी चेंज आए उसी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो इनिशियल आप क्या देख रहे हो कि इनिशियल में हमारा ये एक कंपाउंड था और आयंस में टूट के अलग अलग हो गया, इसीलिए क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एंथैल्पी ऑफ एटो, इसका सिंबल क्या होता है, डेल एच नॉट ATM। इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज it is defined as the enthalpy change when
when breaking 1 mole of bond, when breaking 1 mole of bonds completely to obtain atoms in the gas phase, to obtain atoms in the gas phase। जैसे मान लीजिए हमने CH4 एक गैस लिया, अब इसको तोड़ के भी गैस करो, मतलब C में टूटा प्लस 4H में टूटा, लेकिन दोनों को गैस फेज में ही करना है। इसको करने के लिए जो हमारा एनर्जी डेल एच लगता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मतलब वो टूटे लेकिन गैस में। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया हम, जैसे आपने ले लिया H2 गैस, ये टूट गया आपका 2H, लेकिन ये गैस में ही टूटना चाहिए। अब इसके लिए जो हमें एंथैल्पी लगा, इसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है समझिए। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the average enthalpies required, the average enthalpies required to dissociate, the average enthalpies required to dissociate the bond present, to dissociate the bond present in different gaseous compound, in different gaseous compound into free atoms or radical, into free atoms or radical in the gaseous state, in the gaseous state। और रेडिकल मीन्स क्या होता है, आयंस। जैसे मान लीजिए हमने आपसे ये बोला कि अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके पास ये H2 है, H2 हमने गैस में लिया, तो ये टूटेगा आपका H प्लस OH माइनस। ये H को भी गैस में लेना है और OH को भी गैस में लेना है। यही H2O गैस को H गैस और OH गैस को कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलेंगे इसको हम, बॉन्ड एंथैल्पी। हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मेरे पास क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो मेरे पास H2 है, तो H2 में क्या करना पड़ेगा, H बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो जो हम डाई एटॉमिक के इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब
जो एनर्जी लगा बॉन्ड को डिसोसिएट करने में, तोड़ने में, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये डाई हो गया। अब मान लीजिए अगर आपके पास आ गया पॉली एटॉमिक, तो अब क्या होगा? अगला हम बात कर रहे हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स से क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया CH4 गैस का। हमने किस एग्जांपल ले लिया? CH4 गैस का। अब इसका आप स्टेप बाय स्टेप इसको आप तोड़ के लिख सकते हो। जैसे मान लो पहला स्टेप में क्या होगा? CH4 गैस है, आपने एक H को तोड़ा तो ये बन गया CH3 गैस प्लस H गैस। फिर दूसरा स्टेप में आपने लिया CH3 गैस, फिर ये टूटेगा CH2 गैस प्लस H गैस। फिर नेक्स्ट में आपने लिया CH2 गैस, फिर ये ब्रेक करेगा CH गैस प्लस H गैस। फिर यहाँ CH गैस, ये ब्रेक करेगा C गैस प्लस H गैस। ऐसे करके इसको हम बार बार तोड़ सकते हैं। फाइनली जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये CH4 गैस विल गिव C गैस प्लस 1 2 3 4 H गैस। बाकी ये सब क्या हो जाएगा? ऑल विल बी कैंसिल्ड। तो यही हमारा हो गया। जब हमारा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो तो इनको जो तोड़ने में जो एनर्जी लगे, इसी को क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी एप्लीकेशंस क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी के क्या एप्लीकेशन होते हैं? दो होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ। सबसे पहला होता है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आपको हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो ये क्या होता है? समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और दूसरा होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। सेकेंड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। इसमें कैसे निकालते हैं हम कि जो हमारा रेजोनेंस एनर्जी होता है वो क्या होता है? दिस इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या होता है हमारा? हाउ आई कैन फाइंड द रेजोनेंस एनर्जी with the help of experimental heat of formation minus calculated heat of formation. Okay.